सब सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने लेखिका मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी मध्यांतर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी। दास बाबू की विदाई पार्टी समाप्त होते होते 6:15 बज गए। पति के पीछे स्कूटर पर बैठकर जाती हुई मिसेस चोपड़ा की ओर ईर्ष्यालु दृष्टि से देखती हुई मैं बस स्टॉप की ओर घिसटती रही। बेबी और मिसेस सक्सेना भी मेरे साथ ही चली थी, पर उन्हें विरुद्ध दिशा में जाना था। हमेशा की तरह उनकी बस पहले आने वाली थी। बस स्टॉप पर आकर खड़ी हुई थी कि लिलियन साइकिल पर बैठकर टाटा करती हुई निकल गई। ना भी लाती साइकिल तो उसे लिफ्ट देने वालों की कमी नहीं थी। सबसे ज्यादा मुसीबत तो अपनी है। घर इतनी दूर और पर्स हमेशा खाली, सिवा बस का इंतजार करने के और कोई चारा ही नहीं। घर देर से लौटने का वह तीसरा दिन है। 2 दिन तक ऑडिट चलता रहा और आज यह है पार्टी। शर्मा साहब के जमाने में तो ऐसे काम ऑफिस टाइम में ही निपट जाते थे, पर नए वालों का आलम ही अलग है। इन्हें क्या पता कि रोज रोज देर से लौटने पर कैसा संकोच सा होता है, जैसे किसी की चोरी की हो। घर की याद आते ही यह भी याद आया कि आज सुबह घर से भूखी ही चली आई थी। दिन भर तो काम करो और गुस्से की गर्मी में याद ही नहीं रहा। पर एक समोसा, एक बर्फी और थोड़ा सा नमकीन अंदर जाते ही पेट की हर आंत हाहाकार कर उठी थी। और लाओ और लाओ। लेकिन सिवा बस की राह देखने के चारा ही क्या था। सड़क पर फर्राटे से दौड़ती हुई 2 सीटर्स को हसरत भरी निगाहों से देखती रही। एक अपने लिए कर भी लेती तो 3 दिन तक मन से यह कांटा ना निकलता कि 3 दिन की सब्जी के पैसे यूं ही चले गए। मिसेस चोपड़ा सचमुच रॉयल हैं। जिस दिन मिस्टर नहीं होते, फौरन स्कूटर कर लेती हैं। कहती हैं, बाबा रे, उस भीड़ में अपने से चढ़ा नहीं जाएगा। तकदीर वाली है, नहीं तो खड़े हैं जहाँ यहाँ सड़क जोहते। मन बहलाने के लिए मैंने रोज की तरह पोस्टर पढ़ने स्टार्ट कर दिए, जो करीब करीब मुझे याद हो चुके थे। एस्ट्रेला बैटरी, मैंसफील्ड, इंडियन ऑयल, मर्फी। और पढ़ते पढ़ते उस बड़े से पीले पोस्टर पर आंखें अटक गई। अगला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। यह कभी नहीं जैसे भीतर बहुत गहरे जाकर चुप गया। सुबह की सारी घटना आंखों के आगे तैर गई। दया की ससुराल से सवेरे तार आया था, लड़का हुआ है। 3 लड़कियों के बाद लड़का। दया के भैया तो खुशी से उछल ही पड़े थे। फौरन जाकर जवाबी तार दे आए बधाई का। लौटते हुए मिठाई खिलाने का पैकेट हाथ में था। मुझे, जया को, प्रीति को अपने हाथों मिठाई खिलाने के बाद इन्होंने प्रीति के हाथ नीचे सबके यहाँ मिठाई भिजवा दी थी। आटा गूंथते हुए मेरा मन कसैला हो गया था। यहाँ तो पाई पाई बचाने की जुगत करते रहते हैं, और ये हैं कि बेकार खर्च करते हुए भी ख्याल नहीं करते। भला इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अभी समधी आने में जाकर खर्च करना पड़ेगा सो अलग। उधर जया उनके नमूनों की कॉपी खोलकर बैठ गई थी और मुझसे ऊन लाने के लिए कह रही थी। पड़ोसी भी समय निकालकर घर बधाई देने के लिए पहुंच रहे थे, और मेरा रहा सहा मूड भी हवा हो रहा था, क्योंकि हर एक की जबान पर एक ही वाक्य था, अब तो प्रीति के लिए भी भाई जरूर आना चाहिए। प्रीति टुकुर टुकुर देखते हुए चुपचाप सब सुन रही थी। अनजाने ही एक उदास छाया उसके मुख पर आ गई थी। अभी पिछले दिनों तक कहीं भी बच्चा होने की खबर सुनती तो मचल जाती थी। मम्मी, अपने यहाँ ऐसी गुड़िया क्यों नहीं आती? मम्मी, तुम भी अस्पताल से एक भैया ले आओ ना। लेकिन आजकल वह कुछ नहीं कहती। बड़ी जो हो गई है, शायद जान गई है भैया इसलिए नहीं आ रहा कि उसे बार बार लौटाया जा रहा है, नकारा जा रहा है। और मेरे मन में डर बैठ गया है कि किसी दिन रूठ कर वह सचमुच ही लौट ही ना जाए। खाना वाना नहीं मिलेगा क्या? आज 9:30 हो रहे हैं, इन्होंने रसोई में आते हुए कहा। मैंने सोचा खाने की जरूरत नहीं है आज, खुशी से ही पेट भर गया होगा। मैंने कड़वाहट से कहा, हाँ भाई, खुशी की तो बात है ही। चौथी भी अगर लड़की हो जाती तो सास उससे कच्चा खा जाती। जश्न तो ऐसे मनाया जा रहा है जैसे अपने ही घर बेटा हुआ है। मैंने झंझ से दोनों की थालियां पटकते हुए कहा। प्रीति, जया अभी नहीं खाएंगी क्या? इन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दाल भात मिलाते हुए कहा।
दफ्तर जाते हुए वे अक्सर लड़ाई से बचने का प्रयास करते हैं। अभी से खाकर क्या करेंगी? 12:30 बजे जाना होता है जया को। अभी तो दोनों नहाई भी नहीं है। मुझे याद ही नहीं रहता, कहते हुए वे खाने में जुट गए। पर मेरा उफान अभी शांत नहीं हुआ था। लोगों के यहाँ चार चार पैदा होते चले गए और यहाँ दुख और आवेग से मेरा कंठ ही रूंध गया। विमल, इन्होंने कठोर होकर एकदम कहा। फिर दूसरे ही क्षण नरम स्वर में बोले, विमल तुम्हें क्या हो गया है आज? कैसी बातें कर रही हो? जो भी हुआ वह आज से तो नहीं हुआ, पर दूसरे के यहाँ बधावे गाने से फुर्सत मिले तब तो देखोगे। इतने गए गुजरे हैं कि हम दोनों दो बच्चे भी नहीं पाल सकते। जिंदगी भर दूसरों की ही गृहस्थी का बोझ ढोते रहना होगा। यह दूसरों की गृहस्थी है। विमल, मैं नहीं जानता था इतना विष है तुम्हारे मन में। ये दुखी होकर बोले। अब तो जान गए हो ना, विष भरा है मेरे मन में। सारी जिंदगी होम कर दी तुम्हारे घर के लिए, पर उसका यह इनाम मिल रहा है। वाह, तुमने बहुत त्याग किया और मैं तुम्हारा बहुत आभारी भी हूँ। कई बार मन ही मन तुम्हारी महानता की सराहना की है मैंने, पर देखता हूँ तुम में और आम औरतों में जरा भी फर्क नहीं है। तुम भी उतनी ही ईर्ष्यालु और उतनी ही जालिम। जालिम हूं ना मैं? मैंने करीब करीब चीख कर कहा। औरत कहलाने को कुछ बाकी भी रहने दिया तुमने? सब तो निचोड़ लिया। पैसे कमाने की मशीन पर रह गई हूं मैं। इसलिए तो मेरा रोना कल्पना सबकी आंखों में आता है। मशीन होना, रोने का हक नहीं है मुझे। और मैं फफक कर रो दी। वे थाली फेंक कर उठ गए। मैं भी चप्पल पहनकर सीधी दफ्तर चल दी। जया ने डरते डरते टिफिन बॉक्स हाथ में देना चाहा, तो उसे भी मैंने परे धकेल दिया। अब यह सारा दृश्य याद करके शर्म भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। पर अब अपने ऊपर मेरा वश ही नहीं रह गया है। प्रीति 5 से ऊपर हो चली थी और मेरे धैर्य का बांध टूट चला था। अब भी हम लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं थी। क्या हम एक और बच्चे के पालन पोषण की सामर्थ्य रखते हैं? मन की इस डामाडोल स्थिति में मिलने का सुख भी जाने कहाँ बह जाता था। और मैं पहले से भी अधिक रिक्त होती चली जा रही थी। एक ज्वालामुखी था जो फूट पड़ने की प्रतीक्षा में धधकता रहता था। एक चिंगारी भी उसके लिए बहुत हो जाती थी, जैसे आज सुबह। मिसेस पंडित, इस भीड़ भरे राजपथ पर अपना नाम सुनकर चौंकी मैं। देखा, बॉस अपनी नीली शेवरलेट का दरवाजा खोल आवाज दे रहे हैं। फिर कोई फाइल याद आ गई शायद। गाड़ी के पास जाती मैं भुनभुनाई, अब तक खड़ी हैं, बस नहीं मिली क्या? मैंने सिर हिला दिया। बैठिए, मैं छोड़ दूं। टीटी नगर ही जाएंगे ना? संकोच से 2 क्षण ठिठकी मैं, पर ज्यादा सोचने की शक्ति नहीं रह गई थी। खड़े खड़े पैर जवाब देने लगे थे। मेरे बैठते ही आगे बढ़कर उन्होंने दरवाजा बंद किया और नीली मछली की तरह गाड़ी सड़क को काटने लगी। उस आलिशान गाड़ी में सिकुड़ी समटी में अपनी पुरानी चप्पलों को अपनी कट पीस वाली साड़ी से ढकने का यत्न कर रही थी कि उन्होंने पूछा, बहुत दूर रहती हैं आप, बड़ी दिक्कत होती होगी रोज रोज। होती तो है, पर लोगों को वही सूट करता है। मिस्टर कहाँ काम करते हैं आपके? सचिवालय में, फाइनेंस में है। आई सी। और बच्चे? जी, एक बेबी है, शिशु मंदिर में है। गुड, उन्होंने कहा। कई बार ऐसा लगा कि कहीं देखा है आपको। वे कह रहे थे, हैव वी मेट बिफोर? जी, मैं गुजराती कॉलेज में थी, इंदौर में। और मैंने हकलाते हुए कहा, तब शायद क्लास में। अच्छा, मैं शायद आपका नाम भूल रहा था। विमल व्यास था, पर आपको शायद पता भी नहीं होगा। साल भर ही तो थी मैं वहां। फिर फादर की डेथ हो गई और हम लोग अंकल के पास यहाँ आ गए। ओह, सो सॉरी, उन्होंने कहा। उनके सहानुभूति पूर्ण स्वर में 15 साल पहले का दुख फिर से ताजा हो आया। कहिए, किधर मुड़ना है? उन्होंने पूछा तो मुझे होश आया। रंग महल पार करके हम लोग न्यू मार्केट की जगमगाहट में पहुंच गए थे। यहाँ से बस मिल जाएगी सर, मैं चली जाऊंगी, मैंने संकोच में भरकर कहा। अरे नहीं, घर तक छोड़ देते हैं। ऐसी कितनी देर लगेगी? उन्होंने फिर हंसकर कहा। डर रही हैं आप शायद कि चाय पिलानी पड़ेगी। मुझसे कोई ढंग का जवाब भी न देते बना। मेरे लिए तो वे अब भी सर ही थे। अपने कबूतर खाने के सामने गाड़ी रुकी तो समझ ही नहीं आया कि उनसे ऊपर आने के लिए कहूं या ना कहूं।
मम्मी आ गई, ऊपर गैलरी से प्रीति चिल्लाई। योर बेबी, वेरी स्वीट। ऊपर नहीं आइएगा, मैंने संकोच की पर्दे खोलते हुए कहा। फिर कभी। वे कहने को हुए पर मेरे चेहरे की ओर देखकर विचार बदल दिया उन्होंने। उनके साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए इतना संकोच हो रहा था। 12 परिवारों के लिए कॉमन सीढ़ियां थी वे। हर किसी को उन पर कचरा डालने का पूरा हक था। सफाई करने की ड्यूटी किसी की भी नहीं थी। किसी तरह अपने दरवाजे तक पहुंची मैं। श्रीमान जी धारीदार पजामा और छेदों वाली बनियान पहने कमरे में आराम से बैठे थे। साहब आए हैं, मैंने दबी आवाज में सूचना दी। उन्होंने मुड़कर देखा। सुबह वाला गुस्सा चेहरे पर अब भी था। इसी माहौल में परिचय हुआ। कुछ औपचारिक बातें हुई, पर वातावरण में इतना तनाव था कि जब उन्होंने चाय के लिए मना कर दिया तो मैंने बड़ी राहत महसूस की। घर देख लिया है, फिर कभी मिसेस को लेकर आऊंगा, उन्होंने सौजन्यपूर्ण आश्वासन दिया। यद्यपि मैं जानती थी कि ये आश्वासन सिर्फ देने के लिए ही होते हैं। उनके मना करने पर भी मैं टॉर्च लेकर मैं और प्रीति उन्हें नीचे तक छोड़ने के लिए आए। उन्होंने उसके गाल थपथपाकर उससे प्यार किया। तब मुझे ध्यान आया कि प्रीति का फ्रॉक एकदम गंदा है। जया, करती क्या हो दिन भर? शाम को इसके कपड़े भी नहीं बदल सकती। ऊपर आते ही मैंने भुनभुनाते हुए कहा, जया तुम्हारी नौकर नहीं है। इन्होंने जैसे पत्थर दे मारा। नहीं, नौकर तो मैं हूं सबकी, जो सुबह से लेकर शाम तक खपती रहती हूँ, मैंने चिढ़कर कहा। कितनी बार सुनाओगे यह? क्यों, सुनने से अजीर्ण होता है क्या? अब प्रीति को लगा कि उसके मैले फ्रॉक को लेकर कोई कांड होने जा रहा है, तो घबराकर बोली, मम्मी, हमने पार्क जाते समय नया फ्रॉक पहना था, अभी घर आकर ही बदला है। नहीं बेबी, तुम्हें पहने रहना चाहिए था। मम्मी के साहब आने वाले थे, तुम्हें पता नहीं था? इन्होंने व्यंग से कहा। आपको शर्म आनी चाहिए, बच्चे के सामने ऐसी बातें करते हुए। एक तो वह भला मानुस घर तक छोड़ने आया, नहीं तो आज 8 बज जाते, पर आपसे यह भी ना हुआ कि उसे नीचे छोड़ने ही उतर जाते। वे मेरे बॉस नहीं है भाई, लेकिन वे आपकी बीवी को छोड़ने आए थे। मुझे ऐसे लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं जो दूसरों की बीवियों को घर छोड़ते फिरते हैं। यह बात मेरी जबान तक आते आते रह गई थी कि वे बॉस के नाते नहीं, बल्कि एक सहपाठी के नाते घर आए थे, क्योंकि इनका चेहरा देखकर इस बात को दबा जाने में ही मैंने कुशलता समझी। प्रकट रूप से मैंने इतना ही कहा, सुनिए, नौकरी अगर करानी है तो इतना दकियानूसी होने से नहीं चलेगा। नौकरी सिर्फ तुम ही नहीं करती, इस शहर की हजारों औरतें करती हैं, बट दे नो हाउ टू बिहेव। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैं तेजी से कमरे से निकल गई और बाथरूम में जाकर बंद दरवाजे पर सिर दिए देर तक निःशब्द रोती रही। मुझे बेहद दुख हुआ था, उन बातों के लिए नहीं जो उन्होंने कही थी, बल्कि उस बात के लिए जो उन्होंने नहीं कही थी। कम से कम एक बार तो कहते, भाड़ में जाए ऐसी नौकरी, कोई जरूरत नहीं कल से काम पर जाने की। इस एक वाक्य के बदले मैं उनकी सारी बातों को माफ कर देती, पर उन्होंने कभी यह नहीं कहा, जैसे उन्हें डर हो कि मैं कल ही इस्तीफा देकर घर बैठ रहूंगी। और कोई मुझसे पूछे तो मैं पता नहीं कब से तरसती रही हूं कि एक बार झूठ से कोई कह दे, विमल, अब तू नौकरी छोड़ दे। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद चाचा जी भोपाल से ले आए थे। आते ही उन्होंने मेरी नौकरी लगवा दी। भैया की एलएलबी होने तक मेरा नौकरी करना जरूरी था। तब यह सोचती कि कब इनकी नौकरी लगे और कब मैं कॉलेज ज्वाइन करूं। लेकिन मेरी नौकरी बददस्तूर चलती रही। माँ ने कहा था, दहेज के लिए रुपया कहाँ से आएगा, सो नौकरी भी चलती रही। मन में एक क्षीण आशा थी, शायद शादी के बाद नौकरी ना करनी पड़े। दफ्तर की मिस नौकरनी शादी के बाद बड़ा सा मंगलसूत्र हाथ में नचाती हुई आई थी और इस्तीफा देकर चली गई थी। हमारे इनको नौकरी के बाद शादी करना पसंद नहीं, उसने लजाते हुए बड़ी अदा से कहा था। डॉली तो शादी से 2 महीने पहले ही नौकरी छोड़ बैठी थी। तब से बस यही सपना पाली थी मैं। राम राम करके शादी तय हुई थी, तब यही सपना देखा था। मैंने लजाते हुए घर में पूछा था, हमारे यहाँ 1 महीने पहले नोटिस देना होता है, अब दे दूं या बाद में? माँ और चाचा जी मुझे देखते ही रह गए थे। बड़ी देर बाद चाचा जी बोले थे, तू क्या नौकरी छोड़ने की बात कर रही है?
अरे आजकल सरकारी नौकरी मिलती भी है किसी को? तू लगी लगाई पर लात मार रही है। चाची ने लेकिन सीधे सपाट स्वर में कह दिया था। अरे नौकरी पर ही तो रिझे हैं वे लोग। घर पर तीन तीन बहनें ब्याहने को बैठी हैं। वे सर्विस नहीं छुड़वाएंगे, देख लेना। उसी दिन मन का दर्पण जैसे कहीं चटक गया था। मन हुआ साफ मना कर दूं। ऐसे घर मुझे नहीं जाना जहां मुझसे ज्यादा मेरी सर्विस की चिंता हो। पर मना नहीं कर सकी। सोचा अगर खपना ही है तो अपने घर के लिए क्यों ना खपूं। और तब से खपती ही आई हूँ। दया की शादी, माया की शादी, उनके बच्चों का जन्म, अम्मा जी का श्राद्ध, प्रीति का जन्म, जैसे खर्च बंधे चले आए थे। गृहस्थी तो शुरू ही हुई थी अपनी शादी के कर्ज से। कभी कभी मन कितना निढाल हो जाता है। पर कब तक? मुझे तो प्रीति का बचपन ही याद नहीं रहता। लगता जैसे एकाएक बड़ी हो गई है। माँ के रूप में जो कुछ देखना सुनना था, भुगतना था, वह भुगता है माया ने, जया ने। कितना सुख है दोपहर की गुनगुनी धूप में बैठकर स्वेटर बुनने में, शाम को लौटते हुए पति और बच्चों का नाश्ता तैयार करने में, सस संवर कर दरवाजे पर प्रतीक्षा करने में। काम तो अब भी करना होता है पर उसमें रस नहीं रह जाता। बस घड़ी से होड़ लगी रहती है। और दिन भर के बाद जब घर लौटना होता है तो दोनों ही थके हुए और टूटे हुए होते हैं। सारा उत्साह दफ्तर का रूटीन सोख चुका होता है। शेष रह जाती है सिर्फ खिंच, झुंझलाहट और उलझने, जैसे यही दिन भर की कमाई हो। दूसरे दिन दफ्तर जाते हुए मन इतना भारी था कि अगर कैजुअल लीव कोई बाकी होती तो शायद जाती भी नहीं। पर मजबूरी थी। अपनी मेज पर बैठी किसी तरह फाइलों से जूझ रही थी कि बड़े साहब का बुलावा आ गया। बड़े असमंजस में कैबिन में प्रवेश किया। कल की बातें याद करके अजीब सा लग रहा था। पर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति वही स्ट्रिक्ट बॉस था। शेवरलेट में बैठे व्यक्ति से उसका कोई भी साम्य नहीं था। इस सुसज्जित ऑफिस में वे एकदम फिट नजर आ रहे थे। इतनी पौश वेशभूषा, इतना रौबीला व्यक्तित्व हमारे करीब खाने को रास नहीं आया था। वहां तो बस धारीदार पजामा और छेदों वाली बनियान ही सूट करती है। इस विचार के आते ही जैसे मैंने एकदम समझ लिया कि कल रात ये एकदम बिफर क्यों गए थे। इस लंबी नौकरी के दौरान दफ्तर के कई लोग घर पर हो गए थे। देश पांडे, साबिर अली, कपूर अष्टाना, सभी लोग किसी न किसी काम से या किसी फंक्शन के बहाने घर आ चुके थे। पर इन्होंने कभी माइंड नहीं किया था क्योंकि ये लोग सब उन्हीं की कैटेगरी के थे। इन लोगों के सामने किसी हीन भावना का उन्हें अनुभव नहीं होता था। पर कल जैसे वह अपनी ही नजर में बहुत छोटे पड़ गए थे। इसी से शायद। मिसेस पंडित, विल यू प्लीज बी मोर अटेंटिव? ओह सॉरी सर। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को समेट कर कहा, जैसे बॉस के स्वर ने मुझे फिर अपने स्थान पर खड़ा कर दिया था। टी टाइम में कैंटीन में इकट्ठा होते ही मिसेस चोपड़ा ने घोषणा की, आज चाय पंडित पिलाएगी। क्यों? सामूहिक प्रश्न उठा। कल बॉस ने उसे लिफ्ट दी थी। हम लोग मार्केट जा रहे थे, तब मैंने देखा था। सच? सबने एक साथ पूछा और मैं बिना वजह झेप गई। अरे ये सूखी नदी में बाढ़ कैसे आ गई? मिसेस सक्सेना ने कहा। अरे भाई कुछ नहीं, किसी जमाने में क्लास में पढ़ते थे, उसी कारण थोड़ा मेहरबान हो गए। मैंने बात को उड़ा देने के अंदाज में कहा। पर चोपड़ा चूकने वाली नहीं थी। फिर तो भाई समोसे भी आएंगे, उसने चिल्लाकर कहा। मोटी को खाने के सिवा कुछ सूझता नहीं, लेलियन ने कृत्रिम गुस्से से कहा। पर समोसे आने पर सबसे पहले हाथ भी उसी ने साफ किया। अरे तुम लोग मुझे बेकार में बकरा बनाने पर तुली हो, मैंने कमजोर सा प्रतिवाद किया। पर सच तो यह था कि मुझे यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। इस सूखी सी जिंदगी में चाय पिलाने के मौके आते भी कितने हैं। कभी शादी की, कभी पति की सालगिरह, या कभी कोई इंक्रीमेंट मिल गया तो। पर उन मौकों पर भी यह थ्रिल कहाँ मिलती है। पूरा 5 रुपये 35 पैसे का बिल हुआ। महीने का आखिर था, पर मैंने जरा भी मलाल नहीं किया। ऑफिस से बस स्टॉप जाते हुए बेबी ने कांपती आवाज में पूछा, अक्का, क्या सचमुच बॉस आपके साथ पढ़ते थे? मैंने बेबी की ओर देखा। उसका चेहरा इतना करुण हो आया था। दफ्तर में सिर्फ वह मुझसे निकटता का अनुभव करती थी, पर बॉस से इस दोस्ती के सहारे उसकी अक्का के भी सुपीरियर्स की पंक्ति में जा बैठने का डर उसकी आंखों से झांक रहा था। मुझे दया हो आई। हंसकर मैंने कहा, पढ़ने से क्या होता है पगली?
पता नहीं कब की बात है। 45 लोगों की क्लास थी, जिसमें 10-12 तो लड़कियां थी। एक से एक सुंदर, एक से एक फैशनेबल। अपनी ओर कोई झांकता भी नहीं था। साल भर ही तो रही मैं वहां। उस बीच शायद कभी बात भी नहीं हम लोगों ने की होगी आपस में। मेरी सफाई से बेबी के चेहरे पर एक अपूर्व समाधान छा गया, जिसे देखकर मन में एक कसक सी उठी। सच तो यह था कि याद करने लायक उन दिनों का कुछ भी तो नहीं था पास में। इतनी सामान्य थी मैं कि किसी ने भी अच्छा या बुरा कोई नाम लेने की जहमत नहीं उठाई कभी। बेबी लेकिन इन सब बातों को कहाँ समझ पाएगी। उसके लिए तो कॉलेज जाना ही रोमांच की परिसीमा है। पिता की गृहस्थी का भार साझे में ढोने का दंड मिला है उसे। नौकरी करते करते 6 साल हो गए। टाइपराइटर पर उंगलियां चटकाते हुए अपने विवाह के सपने देखा करती है। भागती हुई उम्र को पकड़ रखने की कोशिश में शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा है। बेबी की बातें सोचते हुए मन इतना उदास हो गया था कि घर की ओर पांव ही नहीं उठ रहे थे। वहां का वातावरण जैसा होगा उसकी कल्पना थी। सहमी हुई जया और उखड़े से ये दिन भर की थकान के बाद इतना उत्साह कहाँ रह पाता है कि मैं सबका मूड ठीक करती फिरूं। रात उन्होंने अपने पति होने का सबूत नए सिरे से देना चाहा। उनके इस प्रयास में कोमलता नहीं थी जो सुलह का संदेश बन सकती। वह उद्दामता थी जो सिर्फ अधिकार के प्रयोग के समय होती है। और मैं भीतर तक काट हो गई थी। मेरी बेरुखी का उन्होंने अपनी समझ से जो भी मतलब निकाला हो, वे मुंह फेर कर सो गए। लेकिन मैं उस रात देर तक जागती रही। आजकल अक्सर ही ऐसा होता है। उन्हें अपेक्षा होती है कि पत्नी उसी आवेग से उन्हें ग्रहण करे जैसे पहले करती थी। वे यह नहीं सोचते कि शरीर से मन से थक कर चूर हो जाने के बाद बस यह जी चाहता है कि आंखें मूंद कर पड़ी रहूं। दूसरे दिन दफ्तर में चोपड़ा कह रही थी, पंडित बहुत उदास है आज। क्लासमेट नहीं आया ना आज उसका, लिलियन ने कहा। मैंने तड़प कर उनकी ओर देखा। शायद मेरा चेहरा बहुत रुआंसा हो गया था क्योंकि वे दोनों एकदम से उठकर मेरे पास आ गई। अरे बाबा, इतना सीरियसली क्यों होती हो? हमने तो मजाक किया था। अरे थोड़ा बोर्डम दूर करने के वास्ते। और क्या? लिलियन की बात पर जोर देकर चोपड़ा ने कहा। अरे कुछ हंस बोल लेते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं तो इस चार दीवारी में तो दम घुट जाए अपना। मुझे समझाकर वे अपने आप अपने अपनी जगह जाकर बैठ गई। मुझे मालूम था अब वे मुझे नहीं चिढ़ाएंगी। कल कोई नया शगुफा हाथ लग गया तो शायद इस बात को वे भूल भी जाएंगी। और मुझे सचमुच दुख होने लगा। हर औरत चाहती है जीवन में कुछ ऐसे क्षणों को जीना। उन क्षणों को याद करके जीवन की एक रास्ता कुछ कम तो हो जाती है। मेरी सपाट जिंदगी में ऐसा एक भी क्षण नहीं था जिसे करीने से सहेज कर रखूं। लिलियन जब अपने असफल प्रेमी की कहानी सुनाती, मिसेस चोपड़ा अपनी इंटरकास्ट मैरिज के रहस्य और रोमांचकारी कहानी सुनाती, तो मैं और बेबी अभिभूत से सुनते रहते। बेबी के सामने तो फिर भी आशा की एक पतली सी किरण थी, लेकिन मेरे सामने तो डेडलाइन थी, पूर्ण विराम। बच्चों की पलटन से त्रस्त मिसेस सक्सेना भी कभी कभी सुनाती कि मुझ पर अमुक मरता था, फलाना मुझ पर जान देता, तो मैं शर्म से गड़ जाती। स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, कहीं भी किसी ने दोबारा मुझके मुड़कर देखना नहीं चाहा। अपनी उस शर्मिंदगी में मुझे यह भी याद नहीं रहता कि मिसेस सक्सेना से पूछूं कि जब मजनुओं की इतनी भीड़ उसके पीछे थी तो आपने मेरे क्लर्क को ही क्यों चुना। मुझे हमेशा यही लगा रहता, काश मेरे पास भी कहने के लिए कुछ होता। कल सबको चाय पिलाते हुए मन कितना खुश था। यह खुशी कुछ और ज्यादा रहती तो कितना अच्छा होता। बॉस और मैं बिछड़े प्रेमियों की तरह ना सही, पुराने परिचितों की तरह ही मिल पाते। और मैं सचमुच उदास हो गई। अपने आप ही कल्पना करती रही कि उनके ना आने से दफ्तर एकदम सूना सूना लग रहा है। कोई काम करने को जी नहीं चाह रहा। तरसती रही दिन भर कि मेरी इस उदासी को लक्ष्य करके फिर कोई कुछ कहे। पर जब किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया तो मैं मन ही मन कसकती रही। शायद ये लोग मुझे इस लायक समझते ही नहीं। शायद इनकी नजरों में मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जबकि मैं तो सिर्फ शादी के बाद पहली बार लगा कि मैं अपनी उम्र के बारे में कॉन्शियस हो उठी हूँ। बढ़ती उम्र का भूत अचानक मेरी छाती पर आकर बैठ गया। इस बार पे मिलने पर जब तेल साबुन खरीदने के लिए जनरल स्टोर में गई
तो मैंने ढेर सारी चीज़ें खरीद डाली। फाउंडेशन क्रीम, क्लिनजिंग मिल्क, रोज़ वाटर और पता नहीं क्या-क्या। मेरी इस दरियादिली से उत्साहित होकर निर्मल स्टोर वाला बोला, बहन जी, अब यह पर्स भी बदल डालिए, बहुत पुराना हो गया है। और उसने काउंटरों पर ढेर लगा दिया। मैंने अपना पर्स देखा। सच तो कितना पुराना हो गया है। हैंडल 2 बार बदलवा चुकी हूँ। भीतर का कपड़ा हर 8वें दिन सिलना पड़ता है, नहीं तो रुई बाहर आ जाती है और पैसे अंदर चले जाते हैं। पर कभी ख्याल ही नहीं आया बदलने का। काम जो दे रहा था। एक खूबसूरत पर्स भी व्यक्तित्व को कितना निखार देता है। और फिर मैंने एक बड़ा सा पर्स खरीद डाला। हाय भाभी, कितना प्यारा पर्स है। घर में पाँव रखते ही जया ने कहा, और मुझे अपनी पसंद पर नाज हो आया। हमारे लिए क्या लाए मम्मी? प्रीति ने गले में बाहें डालकर पूछा। और मैं अपराध भावना से भर उठी। इस बार की पहली तारीख पर उसके लिए कुछ भी नहीं लाई थी मैं। थोड़ी देर के लिए तो जैसे वह मन से उतर ही गई थी। अरे बेटा, तुम अभी बुआ के साथ जाकर ले आना, समझी? इस बार तुम अपनी पसंद की चीज लाना। मैंने अपनी भूल सुधारने के लिए कहा। ये जब लौटे तो बुआ और भतीजी शॉपिंग के लिए गई हुई थी और मैं रसोई में व्यस्त थी। कौन आया है? इन्होंने दबी जबान में पूछा। कोई तो नहीं। फिर यह पर्स मेरा है। तुम्हारा? उन्होंने पर्स हाथ में लेकर गोल गोल घुमाकर देखा। चेन खोलकर सरसरी निगाह से अंदर का सामान देखा और फिर उसे मेज पर रखते हुए कहा, कितने का है? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। मैंने मिसेस चोपड़ा की बेफिक्री की नकल उतारते हुए कहा, पूछा नहीं? किससे? निर्मल वाले से। और किससे? ओह, मैं समझा शायद तुम अपने सहपाठी की बात कर रही हो। उन्होंने थकी सी आवाज में कहा। सहपाठी? कौन सहपाठी? तुम्हारे बॉस। तुमने बताया नहीं था कि एक बार वे तुम्हारे साथ पढ़ चुके हैं? अरे, तो इसका मतलब है कि वे मुझे प्रेजेंट देते फिरेंगे? मैंने खिंचकर कहा। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था। इतना महंगा पर्स तुम खुद लाई हो, विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने प्रसंग वहीं समाप्त करते हुए कहा। लेकिन मेरे लिए वह प्रसंग समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने मजाक नहीं किया था। एक क्षण को ही क्यों ना हो, वे इस कल्पना से आतंकित हो उठे थे। और मैं उस घड़ी को कोस रही थी जब मैंने साथ पढ़ने की बात बतलाई थी। लेकिन कितनी सुखद कल्पना थी यह। शादी से पहले एक आध बार साथ घूमने गए, तब इन्होंने मोगरे की वीणी लेकर दी थी। बस मेरे खाते में प्रेजेंट के नाम पर वही चीज दर्ज हो सकती थी। लिलियन के पास इस तरह के उपहारों का अंबार है और हम लोग पीछे पीछे उसे फ्लर्ट भी कह देती हैं। सच तो यह है कि हम सबको उससे ईर्ष्या होती है, जिसे हम अपनी आलोचनाओं से दबा देना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन नया पर्स लेकर जरा सा ढंग का मेकअप करके ऑफिस गई, तो सबसे पहले लिलियन ने ही कॉन्ग्रेचुलेट किया। हाय मिसेस पंडित, आज बड़ी स्मार्ट लग रही हो। ऐसे आया करना जरा, बस यूं लगता है जैसे रोज रसोई से उठकर सीधे भाग आती है, मिसेस चोपड़ा ने कहा। यह कहते हुए उन्होंने खींच खाच कर साड़ी का पल्लू भी जरा स्टाइल से फैला दिया। मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। पर्स की सारी कीमत जैसे वसूल हो गई। उस दिन केबिन से बुलावा आने का इंतजार रहा। हर बार घंटी बजते ही कान उधर को दौड़ पड़ते। अपने इस पागलपन पर शर्म भी आ रही थी और गुस्सा भी। 12 बजे के बाद किसी काम से बॉस बाहर निकल गए, तब कहीं जाकर काम में दिल लगा सकी मैं। टी टाइम में लिलियन ने खबर दी कि इंक्रीमेंट्स के एरियर्स आ गए हैं, इसी महीने मिल जाएंगे। बस फौरन सबकी योजनाएं शुरू हो गई। मिसेस सक्सेना बच्चों के लिए ऊन खरीदने वाली थी। लिलियन एक दिन ट्रिप बम्बई का करने वाली थी। बेबी ने शर्माते हुए बतलाया कि उसने सोने के झुमके देख रखे हैं। मिसेस चोपड़ा तो बस हमेशा की तरह साड़ी खरीदने की बात कर रही थी। पंडित, तुम्हारी क्या प्लानिंग है? मेरी? क्या पता, शायद जया की फीस। ओफो, तेरी कितनी नमते हैं, खत्म ही नहीं हो रही। कभी अपने लिए भी कुछ लिया कर भाई। जया की फीस उसके भाई देंगे, उन्हें भी तो मिलेंगे। वे शायद लकड़ी का सोफा लेने की बात कह रही हैं। मैंने बात बना दी। अब लोगों को क्या बतलाती कि आने वाले रुपयों का हिसाब पहले ही हो जाता है। बाद में तो बस उधारी चुकाना भर शेष रह जाता है। फिर भी पता नहीं कैसी जिद सी चढ़ गई मुझ पर कि जिस दिन एरियर मिलेगा मैं मिसेस चोपड़ा के साथ हो ली। जया की फीस का प्रश्न सचमुच आ गया था, पर इस बार मन जैसे विद्रोह कर उठा।
कब तक मुझे दूसरों की गृहस्थी का भार ढोना होगा? जया की पढ़ाई, फिर उसकी शादी, इन सब का कर्ज चुक उतारते उतारते शायद हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। तब अपने लिए जीने का समय ही नहीं रहेगा। मिसेस चोपड़ा के साथ साड़ी खरीदना भी एक अनुभव है। हर दुकानदार ने उनका ऐसे स्वागत किया जैसे वह बरसों से उनकी ग्राहक हो। हर कपड़े की, हर स्टाइल की उनकी जानकारी भी अद्भुत थी। हर दुकान पर हमारे सामने इंद्रधनुषी ढेर लग जाता। मेरी साड़ी मिसेस चोपड़ा ने पसंद की। घर लौटने तक मैं उसका नाम भी भूल गई। लौटते हुए हम लोग एक सुप्रसिद्ध लेडीज स्पेशलिस्ट के यहाँ ब्लाउज सिलने देने गए। फिटिंग के नाम पर वह जिस तरह से नाप ले रहा था, अपने अधिकार का जिस तरह से प्रयोग कर रहा था, मुझे तो भय उससे घबराहट होने लगी। बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ा पाई मैं। पुराणपंथी कहकर मिसेस चोपड़ा मुझे सारे रास्ते छेड़ती रही। जिस रोज कपड़े सिलकर आ गए, उस रात ढेर सी कोल्ड क्रीम लगाकर सोई थी मैं। सुबह अंडे की जर्दी को नींबू और शहद में फेंट कर चेहरे पर लेप किया। तेल सने बालों को शैम्पू से धोया। रसोई जया पर सौंपकर मैं देर तक बाल सुखाती रही। फिर बड़ा सा जूड़ा बनाया, उस पर नया खरीदा हुआ क्लिप लगाया, करीने से मेकअप किया। नई साड़ी पहनकर अपने को आईने में देखा तो सच पहचान ही नहीं पाई। उम्र जैसे 10 साल कम हो गई थी। कपड़े मनुष्य के व्यक्तित्व में कितना बड़ा रोल अदा करते हैं, यह आज जाना। ऑफिस जाते हुए देखा, ये इत्मीनान से नेशनल ड्रेस में, वही धारीदार पजामा और छेदों वाली बनियान। गैलरी में साइकिल का पंचर ठीक कर रहे हैं। मेरी आहट पाकर इन्होंने आंख उठाकर देखा और कुछ क्षण देखते रहे और फिर काम में जुट गए। इतना बुरा लगा। इससे तो जया अच्छी थी। कम से कम, हाय कितनी प्यारी साड़ी है, नाइलेक्स है ना, कब खरीदी? जैसे फॉर्मल सवाल तो उसने कर ही लिए थे। कितनी प्यारी भाभी है। यह तो शायद इस जन्म में सुनना नसीब ही ना होगा। बस रोज की तरह खचाखच भरी थी। एक भी परिचित चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रोशनपुरा से देश पांडे चढ़े, लेकिन उनकी पत्नी भी साथ थी। इतनी भीड़ में नमस्ते वगैरह होती रही। कहाँ जा रही है? मैंने पूछा। पिक्चर, उन्होंने नई दुल्हन की तरह शर्माते हुए कहा। सेकंड सैटरडे है ना साहब, पिक्चर का टैक्स तो चुकाना ही पड़ता है, देश पांडे ने कहा। उनकी पत्नी ने फिर मुंह फुलाकर रूठने का सा अभिनय किया। लेकिन मुझे अब उसमें रस नहीं रह गया था। बड़ी देर तक मेरे पांव जमीन पर आ लगे थे। सुबह से तो मुझे याद ही नहीं रहा था कि आज छुट्टी है। दफ्तर के लिए संत सवर कर निकली थी मैं। सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। आप भी पिक्चर जा रही हैं? अकेली हैं? उन लोगों ने पूछा। चौकस नजरों से वे मेरी वेशभूषा परख रहे थे। जी, टिकट निकालने के लिए आगे जा रही हूँ। फिर बहुत भीड़ हो जाती है ना, मैंने किसी तरह बात बना दी। और सचमुच मैं अल्पना पर उतर गई। अमर प्रेम का पोस्टर लगा था। मन में एक कसक सी उठाई। जया ने 2-4 बार दबी जबान से देखने की इच्छा प्रकट की थी। उसकी सारी सहेलियां हो आई थी, पर हर बार किसी न किसी कारण से उसका जाना बन ही नहीं पाया। टॉकीज का प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। मैं बाहर खड़ी पोस्टर देखती रही। अचानक आंखें नीली शेवरलेट से टकराई, जो मेरे पास से होती हुई गेट के अंदर दाखिल हुई थी। उनकी ही गाड़ी थी। खुद बॉस से निकलकर भीड़ की ओर परेशान नजरों से देख रही थी। एक क्षण को जैसे हृदय गति रुकने को हो गई। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, या ये बातें सिर्फ नॉवलों और पिक्चरों में ही हुआ करती हैं? मिसेस पांडे, उन्होंने आवाज दी। मैं ठिठक गई। मैंने देखा वे मेरी ओर चले आए। मैं तो परेशान हो रहा था। आप आ गई तो मुझे बड़ी राहत मिली है। आप अकेली हैं? जी, वह मेरी जवान लड़खड़ा गई। क्या टेरिबल रश है। पहले से पता होता तो रिजर्वेशन करा लेता। उन्होंने आजीजी से कहा। क्या आप एक फेवर करेंगी? कहिए। 2 टिकट बालकनी के लिए आइए। लेडीज को शायद जल्दी मिल जाए। दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी भीड़ से बहुत घबराती है। यह भीड़ देखकर तो वापस जाना वे बेहतर समझेंगी। ला सकेंगी ना? उन्होंने 10 का नोट देते हुए कहा। मना करने का तो प्रश्न ही कहाँ उठता था। होठों को सख्ती से भींचकर मैंने नोट लिया और भीतर लाउंज में जाकर लाइन में लग गई। सचमुच बेहद भीड़ थी। औरतों की ठेलम ठेल देखने योग्य थी। पुरुषों की लाइन में तो फिर भी कुछ डिसिप्लिन होता है, पर यहाँ नारी को कोमलांगी, मधुभाषी, करुणामयी वगैरह उपाधियां देने वालों को एक बार सिनेमा घरों में सर्वेक्षण के लिए भेजना चाहिए। यह अजीब सा विचार मेरे रोष की उपज थी।
इसलिए मुझे हंसी बिल्कुल भी नहीं आई, बल्कि उस टिकट की बेकार ढोते ढोते मेरा पारा क्षण क्षण पर चढ़ रहा था। टिकट खिड़की तक पहुंचने से पहले मैं पसीने से नहा चुकी थी। पीछे खड़ी बहन के नन्हे मुन्ने ने मेरे जूड़े की दुर्दशा कर रखी थी। उसे किसी तरह से थामते हुए मैंने कहा, 2 बालकनी। टिकट लेकर बाहर निकली तो मॉर्निंग शो छूट रहा था। भीतर बाहर दोनों ओर भीड़ का रेला एकदम से आ गया। सफेद पोशों की कमीनी हरकतों से किसी तरह अपने को बचाती हुई मैं बाहर आई। मोटर खाली पड़ी थी। बदहवास से इधर उधर देखती फिरी मैं। महाशय इत्मीनान से आइसक्रीम की गाड़ी के पास खड़े थे। साथ में पत्नी थी, रवि वर्मा के चित्र की तरह सुंदर, अति कोमल। मैंने चुपचाप टिकट और बाकी पैसे हाथ में रख दिए। ओह, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने कहा और मुड़कर पत्नी से बोले, कम ऑन। और वे अपनी परी से नाजुक बीवी का हाथ थामे भीतर की ओर चले गए। इतनी कर्टेसी भी नहीं दिखाई कि मुझे इंट्रोड्यूस तो करवा ही देते। ना सही क्लास फेलो की तरह, पर सहकर्मी की तरह तो करवा ही सकते थे। अपमान से मेरे आंसू निकल आए। मुझे भीड़ के निर्मम धक्के याद आए और याद आई वे बाहें जो हमेशा ढाल की तरह भीड़ से मुझे बचाकर ले जाया करती थी। इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि बस का इंतजार करती। 2 सीटर पर ही घर लौटी। फिर भी 12:30 बज गए। प्रीति जया दोनों पढ़ने जा चुकी थी। वे शायद नहा धोकर खाने की तैयारी में थे। दरवाजा खुलते ही विस्मय से बोले, तुम बड़ी जल्दी लौट आई। तो और क्या करती, मुझे हड़बड़ाहट में याद ही नहीं रहा। पर क्या और कोई याद नहीं दिला सकता था कि आज छुट्टी है। इतनी दूर आना जाना कोई शौक है मुझे। पर मुझे लगा कि तुम्हारा जगदीश कह रहा था कि तुम अल्पना में दिखी थी। वे हकलाते हुए बोले, तो और क्या करती। जो भी मिला बस में सभी ने पूछा, आज कहाँ जा रही है, कुछ तो बहाना बनाना था। मैंने चिढ़कर कहा, मुझे लगा। क्या लगा आपको? तब से एक ही रट लगाए जा रहे हैं। क्या लगा था? मैं बॉस के साथ पिक्चर जा रही हूँ। उन्होंने जवाब में बस मुंह फेर लिया। मेरे रोष का बांध एकदम फूट पड़ा। आपको लगा साहब मेरे साथ पिक्चर जाएंगे? क्या समझते हैं आप? आपकी बीवी कोई ब्यूटी क्वीन है क्या? उसकी बीवी देखी भी है? और कहते कहते मैं भरभरा कर रो पड़ी। वे एकदम घबरा उठे। सॉरी सॉरी, जैसे कुछ बुदबुदाते हुए मेरे पीठ थपथपाने लगे। मुझसे पूछ तो सकते थे, मुझे रोक तो सकते थे। बेकार ही जो चाहे सोचने लग जाते हैं। मैंने सिसकियों के बीच उल्हानों की छड़ी लगा दी। उनका चेहरा दयनीय हो आया। थकी सी आवाज में बोले, कभी कभी तुम इतनी अपरिचित लगने लगती हो। कुछ पूछने का, कुछ कहने का साहस ही नहीं जुटा पाता। लगता है जैसा मेरा अधिकार ही नहीं कोई। ओह, यह कभी कभी मुझे क्या हो जाता है। कहते हुए मैंने अपना क्लांत शरीर मेज पर झोंक दिया। वे अचानक से व्यग्र उठे। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम थक गई हो, लेटोगी थोड़ी देर। मैं चाय बनाकर लाता हूँ। खाना खाओ तो मेरे साथ आ जाओ। मैं बस शुरू ही करने वाला था। आप खाइए, मैं थोड़ा लेटूंगी। चाय फिर बनती रहेगी। मैंने सप्रयास कुर्सी से उठते हुए कहा। अलंगनी पर लटकी हुई घर में पहनने वाली साड़ी की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि उन्होंने थाम लिया। क्या? रहने दो ना थोड़ी देर, इतनी जल्दी क्या है? अच्छी लग रही हो, इन्होंने इस साड़ी को अपने गालों पर फेरते हुए कहा। क्या अच्छी लग रही है? यह साड़ी और इस साड़ी में लिपटी तुम। सच विमल, सुबह तुम इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं तो ईर्ष्या से जल भुन ही गया था। उन्होंने नजरों से मुझे सहलाते हुए कहा। कृतज्ञता से मैंने उनकी बाहों में अपने को डाल दिया। मुझे उस व्यक्ति पर दया हो आई। इनकी दुनिया भी तो मेरी ही तरह है, एकदम सपाट, किसी डल पिक्चर की तरह। ना कोई रोमांस, ना कोई थ्रिल, बस धानी के बैल की तरह जुते हैं बरसों से। शब्दों में सारा प्यार उड़ेलकर मैंने कहा, चलिए खाना खा लें। धन्यवाद। जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती हुई कहानियों को सुनने के लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।